हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी 2020 में किस प्रकार का एसे पूछा गया था, उसे आपको कैसे लिखना चाहिए था, उसमें किन किन बिंदुओं को आपको ऐड करना चाहिए था और उसको किस तरीके से बेहतर से और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि हम प्रत्येक रविवार आपके साथ एक एसे को डिस्कस करते हैं, तो उसी दिशा में आज का जो हमारा एसे है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, हमने आपको कई बार बताया है में कि एसे राइटिंग को कैसे करना चाहिए, और उस एसे राइटिंग को कैसे करना चाहिए उसमें हमने एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा बार बताई है वो ये कि आप एसे को जब देखें तो ये देखें कि इस एसे में क्या कोई मूर्त विषय है या फिर कोई अमूर्त विषय है। क्लियर। अब मूर्त और अमूर्त का मतलब क्या होता है? अमूर्त वो होता है जिसका कोई एक टॉपिक डिसाइड ना हो, यानी कि उसमें ये ना दिया हो कि इस चीज़ पर हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र जीवन है, इसमें ये फिक्स नहीं है कि किस कारक की ये बात कर रहा है, इसमें ये डिसाइड नहीं है कि कौन से कारक पर ये ज़्यादा फोकस करना चाह रहा। उसमें सारे कारक आ जाते हैं, व्यक्ति के नैतिक कल्याण से लेकर व्यक्ति के आधुनिक जीवन में अपने आप को सजोने की कहानी तक। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अमूर्त विषय। मूर्त विषय वो होता है जिसमें हर एक चीज़ दी गई होती है। जैसे आप इस एसे को देखें तो इसमें एक चीज़ स्पष्ट है, पहला इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरा कारक और तीसरा टेक्नोलॉजी। यानी कि इसमें विषय को मेंशन कर दिया गया है कि साहब तकनीकी किस तरीके से मौन रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। यानी कि हमको ये बता दिया है इसने कि तकनीकी का क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशन में। समझ रहे हैं? तो अब आप समझ गए कि ये एक तरीके का मूर्त विषय है। और यूपीएससी की खास बात क्या है कि आपको 8 एसे में लगभग 2 एसे ऐसे देगी जो मूर्त विषय होंगे और लगभग 6 एसे ऐसे देगी जो आपके अमूर्त विषय होंगे। ठीक है, तो हम मूर्त और अमूर्त पर इतना डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पार्ट 1 से 8 तक में एसे क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, उसकी क्या कहानी है, मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, उसे वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बट आज हम एसे को डिस्कस करेंगे और जब हम इस एसे को डिस्कस कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में एसे होता क्या है। ठीक, जब भी आपको ऐसा एसे मिले यूपीएससी में तो आप क्या करें कि सर्वप्रथम इस एसे को देखें और एसे को देखने के बाद ये सोचें कि इस एसे में कौन कौन से जो वर्ड हैं जो कि कोडेड हैं और उनको हमें इनकोड करना है। तो आप सबसे पहले उन वर्ड को हाईलाइट कर लें। जैसे आपको इसमें एक कोडेड वर्ड मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरा कोडेड वर्ड मिलेगा मौन कारक और तीसरा वर्ड मिलेगा आपको प्रौद्योगिकी। इन तीनों वर्डों को आप अलग पीछे रफ के पेपर में लिख लें और जब आप रफ के पेपर में लिख लेंगे फिर आप इसके लिए पॉइंट क्रिएट करें कि मौन कारक का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या अदर अन्य कारक भी हैं, क्या प्रौद्योगिकी के लिए क्या अदर अन्य कारक भी हैं, क्या इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत अभी से हुई है, क्या इंटरनेशनल रिलेशन पास्ट की उपज है, अगर पास्ट की है तो प्रेजेंट में क्या इसका कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और फ्यूचर में होगा तो इंडिया का इसमें क्या रोल होगा, इंडिया में होगा तो आज इंडिया आज़ादी के बाद कैसे अपने इंटरनेशनल रिलेशन को शेप दे रहा है, कैसे इंडिया 2000 के बाद अपने इंटरनेशनल रिलेशन में चेंजेस लाया है और किस तरीके से कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद इंटरनेशनल रिलेशन में चेंजेस आए हैं। इतना मोटा फ्रेम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी प्रश्न को आप देखें। अब इतना मोटा फ्रेम आता कैसे है किसी भी व्यक्ति में? इतना मोटा फ्रेम तब आता है जब आपके अंदर करंट अफेयर्स को पढ़ने की एक समझ डेवलप होती है। होता क्या है कि कई बार हम करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं बट करंट अफेयर्स को हम ये नहीं सोचकर पढ़ते हैं कि इस पर एसे कैसे आएगा, इसकी लाइंस का एथिक्स में क्या उपयोग होगा, ये जो इसमें क्यू दिए हैं उनको हम किस तरीके से उपयोग कर पाएंगे। ठीक है ना,
ये जो कोट होते हैं उनको हम कैसे उपयोग करेंगे। और आपको पता होना चाहिए ये जो ऐसे आपसे आज पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, ये वास्तव में ऐसे जानते हैं किसका है? ये हमारे पूर्व आईएफएस ऑफिसर एस स्वामीनाथन कह रहा हूँ, एस विश्वनाथ के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। उस आर्टिकल पे ये एक लाइन है और उस लाइन पे ये क्वेश्चन है, और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2019 में, और 2019 में सोचो पब्लिश हुआ और 2020 के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो हमने तो आपको वैसे एक तरह से इनकोड कर दिया है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब आपको ये पूरा का पूरा ऐसे याद कर लेना है और कहानी की तरह इसको गढ़ देना है। लेकिन वही बात है ना, अगर आपको कहानी पता होती तो आप हमारी क्लास ही क्यों करते? अगर आपको कहानी पता ही होती तो आप इसे खुद से लिखकर हमें क्यों ना भेज देते? यानी कि आपको ये कहानी ही तो हमें बताना है। अब ये कहानी ही हम जब आपको बता देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वास्तव में आपको इस एसे को किस तरीके से राइटिंग करना है, ठीक। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये एसे आपसे क्या कहना चाह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हमें पहले समझना है और इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक्सप्लेन करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, या वो कारक कौन कौन से हैं, या कौन कौन से वो टाइप्स हैं जो इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, उसको समझना है। और उसको समझने के साथ ही इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस तरीके का है और कैसे चेंज अपने आप को बार बार कर रहा है, ये समझना है। और जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारा आंसर काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, ये वास्तव में है क्या इंटरनेशनल संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब हम बात करते हैं तो इसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में क्या संबंध है। जैसे कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या संबंध है, उससे बनता है एक सोसाइटी। एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या संबंध है, इससे बनता है इंटरनेशनल सोसाइटी, ठीक है। और इंटरनेशनल सोसाइटी को जो निर्धारित करने वाले जो एलिमेंट हैं वो 5 हैं। पहला एलिमेंट है उसकी संस्कृति, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है वहाँ की प्रौद्योगिकी। तीसरा एलिमेंट है वहाँ का इकोनॉमी। चौथा एलिमेंट है वहाँ का एक तरीके का आप धार्मिकता, ठीक है। संस्कृति अलग है, धार्मिक अलग है, यानी कि धार्मिकता में आप यहाँ पे विचार को ले सकते हैं कि किसी की आइडियोलॉजी कैसी है, क्लियर। पांचवा इसमें है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उनका नेशनलिज्म, या कहें कि उनका राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद धर्म के रूप में हो सकता है, जाति के रूप में हो सकता है, भाषा के रूप में हो सकता है, जैसे जर्मन भाषा के लोग, ठीक है, जैसे यहूदी लोग, जैसे उनका ईसाई धर्म, ठीक है, जैसे उनका एक तरीके से आप कह सकते हो इस्लाम धर्म, ठीक है। अरब कंट्री जितनी हुई उनका इस्लाम धर्म हो गया। तो ये 5 जो कारक हैं ये मिलकर ये बताते हैं कि किसी स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में कैसा रिलेशन होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्टेट का मतलब ये वाला प्रांत नहीं है, उत्तर प्रदेश का संबंध कैसा होगा सऊदी अरब के साथ। इस स्टेट का मतलब ये है कि इंडिया का जो रिलेशन है वो रसिया के साथ में कैसा है, इंडिया का जो रिलेशन है वो चाइना के साथ में कैसा है, इंडिया का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ कैसा है, इंडिया का जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ कैसा है। ये मतलब होता है स्टेट का, ठीक है। तो अब इतनी बातें आप जब समझ गए तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि ठीक है हम ये समझ गए कि इसके ये एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हमने पढ़ लिए। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आपको 5 एलिमेंट पता है कि किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करते हैं, बट आपसे इसने क्वेश्चन किस पर पूछा है, टेक्नोलॉजी पर।
ठीक है, ये ध्यान देना। यानी कि आपसे इसने क्वेश्चन पूछा टेक्नोलॉजी पर, तो आपके पास स्कोप क्या है कि फर्स्ट आप टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर दें, सेकेंड आप उसमें कई अन्य छोटे छोटे कारकों को बता दें, एंड देन आपका आंसर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट हम प्रौद्योगिकी को भी कैसे एक्सप्लेन करें? हमने तो IR का आई भी नहीं पढ़ा है, तो हम कैसे बता दें कि इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्नोलॉजी का अपना एक रोल है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस चीज़ को कैसे करना है। देखिए, आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, प्रौद्योगिकी की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। कैसे समझना है? जब भी आप प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो आपको पता है प्रौद्योगिकी की शुरुआत वैसे कहाँ से मानी जाती है? पुनर्जागरण से। लेकिन इससे पहले भी एंशिएंट टाइम पीरियड में, ठीक है, जब आपने कई सारी सभ्यताओं को पढ़ा है, चाहे आप हड़प्पा को पढ़ते हैं, चाहे आप मिस्र की पढ़ते हैं, चाहे आप नील की सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं, इन सब में कॉमन फीचर क्या था? इन सब में कॉमन फीचर ये था कि इनका जो टेक्नोलॉजी था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव थी, और इस टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट ने इन देशों को आपस में एक साथ जोड़ दिया, इन सभ्यताओं को आपस में एक साथ जोड़ दिया। बट ये तकनीकी ने उस समय के काल को प्रभावित किया। आप बताएंगे, हालांकि हम लास्ट में आपको बता देंगे पूरा ऐसे आपको कैसे लिखना है। अभी आपको समझना है कि वास्तव में ऐसे लिखा कैसे जाता है, पॉइंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं कि बस रामायण की तरह कहानी को गढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि किस पात्र को कहाँ पे रखना है और किस घटना को पहले लाना है और किस घटना को लास्ट में लाना है। ठीक है, तो हम आपको बताना बस यही चाह रहे हैं कि कैसे कहानी की शुरुआत होती है और कैसे आपको अपने 1200 शब्दों को गुंथित करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जब आपने ये पढ़ा कि ये सभ्यताएं उस समय प्राचीन काल के टाइम पीरियड पे विद्यमान थी और इन्होंने आगे चलकर कैसे टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ में ट्रांजिट किया, यानी कि एक दूसरे में आदान प्रदान किया, और कैसे इनकी जो उन्नति की अवस्था है वो आगे बढ़ती चली गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, ये तो उस समय का टाइम पीरियड था, लेकिन पुनर्जागरण ने या प्रबोधन ने किस तरीके से टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड के हर एक कोने कोने में पहुंचा दिया, और इस टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट ने कैसे विश्व को एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ दिया। इस चीज़ पे आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहीं से बताना है, और सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होगा वो करंट पे होगा, करंट सिचुएशन को लेकर। करंट में किस तरीके से जो डिजिटल सिस्टम है या सोशल मीडिया है, किस तरीके से साइबर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे प्रभावित कर रही, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम कोशिश ये करते हैं कि आपको इसको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम बताते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं और आपको ये लगेगा कि हम ये क्या लिख रहे हैं। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आप सामान्य तौर पर क्या करेंगे कि पास्ट की कहानी को बताएंगे। पास्ट की कहानी का मतलब पहले ये बता देंगे कि मानव सभ्यता के विकास के आरंभ से ही तकनीकी का हस्तांतरण होता रहा है। ये तकनीकी का हस्तांतरण, ये बात अलग है कि विश्व के फलक पर न होकर कुछ देशों के साथ में सीमित था, और उस सीमित देशों के साथ में सीमित संसाधनों की उपलब्धता ने उनमें एक सीमांकन स्थापित किया, और उस सीमांकन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया आकार दिया। बात चाहे दिलमुन की हो, बात चाहे माकन की हो, या बात चाहे मेलुआ की हो, उस समय की मिस्र हो या मेसोपोटामिया हो या नील हो या फिर हड़प्पा की सभ्यता हो, इन सब में भी तकनीकी का हस्तांतरण ही प्रमुख था, जिसने इन सभ्यताओं को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया। ये बात अलग है कि समय के बदलते चक्र ने इन सभ्यताओं को आपस में इस सांस्कृतिक एकीकरण की ओर न ले जाने की बजाय इन सबको एक दूसरे से अलग कर दिया, और कभी किसी सभ्यता का प्रारंभ में पतन हो गया तो कभी कोई सभ्यता आज भी वर्तमान उसके अवशेषों को देखा जा सकता है। ये बात अलग है कि समय ने जब अपनी परिधि को नया आकार दिया तो पुनर्जागरण के काल में नई नई भौगोलिक खोजें और नई नई वैज्ञानिक खोजों ने फिर से लोगों में विज्ञान परख के प्रति सहजता को बढ़ावा दिया। ये चीज़ तब और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई जब भौगोलिक खोजों से उपनिवेशों के निर्माण की शुरुआत हुई,
और उपनिवेशों से प्राप्त कच्चे माल की आपूर्ति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया और औद्योगिक क्रांति के हो जाने से किस तरीके से बाजार की उपलब्धता के लिए उन्होंने राज्यों को अपना उपनिवेश बनाया और शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तकनीकी ने उस समय भी अपने को सहारे में लेकर कई देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। बात अगर हम भारत की करें तो भारत की प्राचीन जो तकनीकी शिल्पकला थी, भारत का जो प्राचीन कुटीर उद्योग था, वो वास्तव में औद्योगिक क्रांति के नए स्वरूप के सामने टिक न सका। टिक न पाने की वजह एक अंग्रेजों की उस समय की व्यापारिक नीतियां भी थीं। उन नीतियों में शोषणवादी वो चरित्र परिलक्षित होता है जो कि उनके मातृ देश के हितों से प्रेरित था। लेकिन कुछ भी हो, भारत ने समय के साथ बदलते उस दुष्चक्र के पहिए को पार करके अपने लिए भी नवीनतम तकनीकियों को गढ़ने का प्रयत्न किया और भारत में भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और भारत ने भी मंद गति से अपनी औद्योगिक क्रांति के पहिए को चलाए रखा। लेकिन विश्व युद्ध के प्रथम सत्र में या विश्व युद्ध के द्वितीय सत्र में तकनीकी के बढ़ते प्रभावों ने भारत को फिर से एक तरीके से दुष्चक्र में डाल दिया। ये बात अलग है कि उस समय भारत आज़ादी की उस लड़ाई में अपने आप को अग्रिम पंक्ति में किए हुए था, इसलिए इसकी जो तकनीकी निर्भरता थी या इसलिए इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में था। ब्रिटिश सरकार जिस तरीके से इस देश को रेगुलेट कर रही थी, जिस तरीके से इस देश की नीति नियम सिद्धांतों को संचालित कर रही थी, वो वास्तव में उसकी तकनीकी के प्रति कह सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आएगा कि तकनीकी के प्रति उसकी कम अभिरुचि को प्रदर्शित करता है। ये बात अलग है कि जब विश्व युद्ध की प्रथम शुरुआत हुई, जब विश्व युद्ध की द्वितीय शुरुआत हुई, तो इसी के मध्य में 1929 की आर्थिक मंदी ने विश्व के एक एक देश को अपने आप में सोचने विचारने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूर इस बात को भी कर दिया कि व्यक्ति प्रौद्योगिकी की ओर अधिक उन्मुख हो या व्यक्ति की जो सामान्य जरूरतें हैं उनकी ओर उन्मुख हो। ये बात अलग है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने विश्व में अपनी तकनीकी का लोहा मनवाने के लिए अमेरिका के परमाणु बम के परीक्षणों से यूएसएसआर के उन परमाणु परीक्षणों की ओर कोल्ड वॉर की ओर धकेल दिया। और कोल्ड वॉर की इस स्थिति ने न जाने कितने नवीनतम हथियारों, न जाने कितनी नवीनतम तकनीकी का उपयोग करते हुए विश्व के दो धड़ों को असमंजस में डाल दिया। एक धड़ा नाटो के रूप में उभर कर आया तो दूसरा धड़ा वार्सा पैक्ट के रूप में उभर कर आया और तीसरा वो धड़ा जो अभी अभी आज़ाद हुआ था, उसने अपने आप को इन दोनों से अलग रखा और नैम रूपी संस्था का निर्माण किया। इस नैम रूपी संस्था में ये बात अलग है कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी की उतनी उन्नत अवस्था विद्यमान नहीं थी जितनी कि इन नाटो और वार्सा के संबंध में थी। ये बात अलग है कि उस समय नाटो में या वार्सा में जिन नई नई तकनीकों, जिन नई नई हथियारों का उपयोग हो रहा था, वो विश्व को आगे चलकर प्रभावित करने वाले थे। वो विश्व के अन्य देशों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे और इसी आकर्षण का परिणाम था कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो गया। इस आकर्षण का ही परिणाम था कि चाइना के बढ़ते उस रवैये ने भारत के साथ कई युद्धों को क्रियान्वित किया। बात चाहे 1962 के युद्ध की हो या बात चाहे फिर भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की हो, इन युद्धों ने इस बात को प्रमाणित किया कि तकनीक किस तरीके से किसी भी युद्ध को प्रभावित कर सकती है। लेकिन समय बदला, गति बदली, देश बदले, उनके रिश्ते बदले, रिश्तों में आने वाले वो संबंध बदले और इन संबंधों ने आगे चलकर विश्व को भी बदलने का प्रयत्न किया। अब जब आप इतना बता देंगे, ठीक है, तब ये उठता है कि अब फटाक से आप तुरंत करंट अफेयर्स की ओर आए। ठीक है, जब आप करंट अफेयर्स की ओर आ जाएंगे तब आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा बेहतरीन होने लगेगा, क्योंकि अगर आपने अपना समय इसी में खपा दिया तो जहां पर आपको ध्यान देना है और जिस चीज़ को लेकर आपसे प्रश्न पूछा है उस चीज़ को आप नहीं बता पाएंगे। और एक बात और बताएं, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आप चाहें तो इस चीज़ को शुरू से बताने की कोशिश करें और इन जितनी भी बातें हैं इनको आप सेकेंड में बताने की कोशिश करें। हमने तो आपको बस कहानी बताई है ना, हमने आपको लिखने का तरीका थोड़ा ना बताया। हमारा देखिए एक उद्देश्य ये होता है कि हम आपके अंदर पॉइंट को
क्रिएट कर दें, आपके मस्तिष्क को एक तरीके से सोचने पर, विमर्श के लिए तैयार कर दें। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जब सोच रहे होंगे तो उससे आप क्या निकालेंगे, उससे आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा, किस तरीके से आप उन पॉइंट को क्रम में लगाएंगे और कैसे आप सजाएंगे। क्योंकि हम सब कुछ अगर आपको बता देंगे तो वही है कि फिर हमने आपको अपंग बना दिया, और हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको किसी भी तरीके से अपंग बनाएं। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए तो अब हम क्या करते हैं, करंट से रिलेटेड बातों को यहाँ पे बताते हैं, जो कि हमारे एसे की मूल थीम है। ठीक, तो आपने जब कोल्ड वॉर की बातें बताई तो आपको पता है कि 1992 के बाद जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है, जब उसकी समाप्ति हो गई तब प्रश्न ये उठा कि विश्व में कैसे एक ध्रुवी विश्व बन गया, और उस एक ध्रुवी विश्व ने कैसे अमेरिका के प्रभुत्व में आकर अपना निर्माण किया, कैसे अमेरिका ने नई नई तकनीकियों के माध्यम से स्पेस में अपने आप को प्रभुत्वशाली बनाने का प्रयत्न किया, कैसे उसने एक एक देश पर अपने आप को कब्जा स्थापित किया और तकनीकी के माध्यम से हर एक देश को अपने अधीन लाने का प्रयत्न किया, किस तरीके से उसने इराक में या तालिबान को अफगानिस्तान में समाप्त करने की कोशिश की। ये सब उसकी प्रौद्योगिकी का ही परिणाम था। उसके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों ने विश्व को उसके करीब लाने की ओर प्रेरित किया। ऐसे आप बताएंगे, और जब आप ऐसे आप बता रहे होंगे फिर आप बताइए कि इसी दौर में विश्व के अलग अलग देशों में जब नवीनतम तकनीकी का उपयोग होने लगा, जब अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण होने लगा, जब साइबर अपराधों की जब शुरुआत होने लगी, और जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवीनतम टेक्नोलॉजी के हथियार और इक्विपमेंट्स का निर्माण होने लगा, और चाइना जैसी संस्था का, कहें कि चाइना जैसे राज्य का फिर से उद्भव होने लगा, तो फिर से अमेरिका को चुनौती देने के लिए एक नया देश उभर आया। ये देश वास्तव में चाइना था, जिसने अपनी प्रौद्योगिकी कुशलता के माध्यम से अमेरिका के उन तकनीकी को फिर से प्रभावित किया और अपने आप को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाकर विश्व के अन्य गरीब देशों को अपने करीब लाने का प्रयत्न किया। चाहे बात नेपाल की हो, चाहे बात म्यांमार की हो, चाहे बात श्रीलंका की हो, चाहे बात अफ्रीका रीजन के कंट्री की हो, या फिर बात हो ब्राज़ील या अदर छोटे छोटे कंट्री की। इन देशों को जिस तरीके से चाइना ने अपने अधीन किया, जिस तरीके से अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनको अपने करीब लाया, वो वास्तव में चाइना की तकनीकी का उन्नति का परिणाम था। हम देखते हैं कि हाल ही के घटनाक्रमों में हुवाई को लेकर अमेरिका और चाइना में जो विवाद हुआ, 5G टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका और चाइना के संबंधों में जो एक तरीके से मधुरता की जगह पे खटास आई, वो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के संबंधों को ही निरूपित करती है। ऐसे आप बताएंगे। आप चाहें तो इस हर एक चीज़ को शुरू में डालें तो एग्जामिनर को तुरंत ये बातें सारी हिट करेंगी कि अरे वाह, इसने जो बातें बोली ये सारी की सारी हमसे मतलब करंट में हमने इन्हें पढ़ा है। और करंट के हिसाब से जब एग्जामिनर को लग जाता है ना कि हाँ हमने करंट में पढ़ा है, हम ये करंट में देख रहे हैं, तो वो आपके अंकों में काफ़ी अच्छे से बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, आप ऐसे जब बातें बताएंगे तो आपका ये ऐसे कुछ हद तक कंप्लीट होगा। लेकिन ध्यान देना, इस ऐसे पर आपको बताना तो विश्व के फलक को है, लेकिन दिखाना सबसे ज़्यादा इंडिया को है। ठीक है, कैसे आप दिखाएंगे? आप यहाँ पर ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इंडिया ने इन बदलते तकनीकी के दौर में अपने आप को सामंजस्य स्थापित करके रखा। उसने अपने संबंध न केवल यूएसए से बनाए, बल्कि अपने संबंध यूएसएसआर यानी कि आज के रसिया से भी बनाए। उसने अपने संबंधों को चाइना के साथ भी सुदृढ़ता प्रदान की, तो उसने अपने संबंधों को मुस्लिम कंट्री के साथ भी बना कर रखा। सौर ऊर्जा की बात हो, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो, यूरोप के कई देशों को अपने साथ में लिया। व्यापार की अगर बात हो तो आसियान के कई देशों को अपने साथ में लिया। तकनीकी की अगर बात हो तो रसिया को अपने साथ में लेकर यूएसए को काउंटर करने का प्रयत्न किया। ये बात अलग है कि आज यूएसए का दबाव इंडिया पर काफ़ी अधिक है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि इंडिया एक संप्रभु देश है और इंडिया अपनी विदेश नीति के लिए पूरी तरह से स्वच्छंद है और पूरी तरह से स्वतंत्र है कि उसकी विदेश नीति का आकार कैसा हो। वो इस बात से पूरी तरीके से आज़ाद है कि इंडिया अपनी तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
डिजिटल अभियान को पूरा करने के लिए किस प्रकार की नीतियों को सुदृढ़ करे। हाल ही में हुए S-400 विवाद को लेकर यूएसए ने जिस तरीके से इंडिया पर आरोप लगाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रौद्योगिकी की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया को लेकर विश्व के अलग अलग देश, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, किस तरीके से तकनीकी आरोप उस पर लगाए। हालांकि ये बात भी उतनी ही स्पष्ट है कि इंडिया ने इस तकनीकी के बढ़ते प्रभावों में अपने आप को निष्पक्ष रखते हुए हर एक देश के साथ सामंजस्य स्थापित किया। कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जब विश्व में हर एक व्यक्ति रिसर्च पर अपना ध्यान दे रहा था, तो उसी समय इंडिया ने अपनी प्रौद्योगिकी उन्नति का लोहा मनवाते हुए वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत गरीब देशों को करीब लाने का प्रयत्न किया। गरीब देशों को करीब लाने का, बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है, लाने का प्रयत्न किया। साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडिया ने अपने कुछ पड़ोसी देशों को, अपने मित्र देशों को ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण को भी देने का प्रयत्न किया। भारत ने न केवल अपनी अत्याधुनिक मशीनरी के द्वारा, न केवल अपनी अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली के द्वारा, न केवल अपने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पेस में भी अपनी महती भूमिका निभाई, बल्कि स्पेस में अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। आज स्पेस में भारत के बढ़ते कदम, आज स्पेस को सस्ते से सस्ता वहनी साधन बनाने के लिए जिस तरीके से विश्व अपनी टकटकी भरी निगाहों से भारत को देख रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रदर्शित करता है। आज भारत में जिस तरीके से निवेश की बढ़ती संभावनाएं प्रौद्योगिकी के उन्नतीकरण को दर्शा रही हैं, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की बात हो, जिस तरीके से हाइपर लूप तकनीकी की बात हो, जिस तरीके से डेटा मैनेजमेंट की बात हो, जिस तरीके से बिग डेटा प्रौद्योगिकी की बात हो, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट में फॉरेन इंस्टीट्यूट के शामिल होने की बात हो, ये सब कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के उन्नत वर्जन को दर्शाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं उस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था से परे जाकर प्रौद्योगिकी के कारकों की प्रतिष्ठा को प्रतिपादित करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि आज धर्म से ऊपर, आज राजनीति से ऊपर, आज अर्थव्यवस्था से ऊपर, आज विचारधारा से ऊपर प्रौद्योगिकी अपनी महत्ता को स्थापित कर चुकी है। आज प्रौद्योगिकी ने अपने इन संबंधों को इस तरीके से प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से हार्ले डेविडसन बाइक को लेकर विवाद में भारत ने अपने पक्ष को बड़ी सुदृढ़ता से रखा। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से भारत ने तकनीकी आधारित देशों पर यह आरोप लगाया कि आप जो परमाणु निशस्त्रीकरण की जो बात कर रहे हैं वो कितनी अप्रासंगिक है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से भारत ने पर्यावरण को संरक्षण को लेकर विश्व के अन्य देशों पर आरोप लगाए कि आपने जिस तरीके से तकनीकी का मिसउपयोग करके, यानी कि दुरुपयोग करके विश्व को खतरे की ओर उन्मुख कर दिया है, वो वास्तव में आपकी बुरी तकनीकियों का परिणाम है। भारत आज जहां पर परंपरागत संसाधनों की अपेक्षा बिल्कुल अपरंपरागत स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, भारत जिस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अपने आप को उन्नत से उन्नत प्रतिमान की ओर गढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वो इसकी तकनीकी श्रेष्ठता का परिणाम है। आज भारत से जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर में अपने आप को दुनिया का हब बनाने का प्रयत्न कर रहा है, वो इसकी तकनीकी उन्नत का ही परिणाम है। आज विश्व के कई सारे देश भारत को इसी टकटकी नज़रों से देखते हैं कि भारत अपनी शांति प्रिय नीति के माध्यम से, भारत अपने तकनीकी के सदुपयोग के माध्यम से विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। और विश्व को इस नई दिशा देने में, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में भारत अपना एक रोल प्ले कर सकता है। और ये दिन दूर नहीं जब भारत 21वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते इस विश्व को ये मनवा लेगा कि वास्तव में निशस्त्रीकरण हो या प्रौद्योगिकी हो, इसका कुशलतम उपयोग कैसे करना चाहिए, ऐसे आपको बताना है। और जब आप ऐसे बताएंगे तो आपका जो एसे है अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा।
आप इसमें और भी कई सारे डायमेंशन डाल सकते हैं। आप इसमें अमेरिका का एंगल डाल सकते हैं, 1971 की कहानी डाल सकते हैं, आप इसमें जियो को लेकर डाल सकते हैं, आप इसमें सोशल मीडिया के बारे में डाल सकते हैं, फेसबुक के बारे में डाल सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाल सकते हैं, आप इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डाल सकते हैं। बहुत कुछ आप डाल सकते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है, कि किस तरीके से नीतियाँ परिवर्तित होती हैं। जहाँ राफेल की डील हो, जहाँ पे बोइंग की डील हो, जहाँ पर इजराइल के साथ मिसाइल्स की डील हो, ठीक है, वहीं पे रसिया के साथ हमारे संबंध है। चाइना को काउंटर करने के लिए हम किस तरीके से तकनीकी प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं, है ना, किस तरीके से आज भारत जो है वो रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस की फील्ड में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है, किस तरीके से इंडिया इस समय हिंद महासागर में अपने तकनीकी के उन्नतीकरण के माध्यम से जो वेदर फॉरकास्टिंग है उसको बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहा है ना। इन सारी चीज़ों को आप बताएंगे, और जब इन चीज़ों को बताएंगे तो कोविड-19 के पेंडेमिक के बारे में भी बताएंगे कि इसने किस तरीके से इन सब को फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, कैसे इसने इन सब को फिर से इस बात के लिए प्रभावित किया है कि वो अपनी जो नीतियाँ बनाएं वो प्रौद्योगिकी उन्नतीकरण का कैसे पर्याय बने, ठीक है। ऐसे आप बता देंगे तो आपका ऐसे काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आप हमारी पूरी बातें समझ गए, ये भी समझ गए कि वास्तव में प्रौद्योगिकी कैसे मौन कारक के रूप में काम करती है। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, उसका सबसे बड़ा यही रीज़न है क्योंकि हम चाहते हैं ना कि आप भी तो कुछ थिंकिंग करें। हम चाहते हैं कि हमने आपको पॉइंट तो दे दिया, आप भी तो कुछ सर्च करें, आप भी तो अपना कुछ मौलिक लिखें। अगर सब कुछ हम आपको कॉपी करके दे दें, पीडीएफ हम आपको पूरी दे दें जिसमें लाइन बाय लाइन लिखा हो, तो आप अपना मौलिक चिंतन कैसे करेंगे, कैसे आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको 15 ऐसे डिस्कस कर लिए हैं, 15 पार्ट में ऐसे को डिस्कस किया, बल्कि 15 के साथ में हमने 19 ऐसे वैसे भी डिस्कस कर लिए हैं, 19 टाइप से। तो अब तो इतनी आपकी हैबिट बन ही गई है कि आपको बस कोई पॉइंट दे दे, थिंक आपको करने की प्रोसेस बता दे, आप राइट तो खुद से कर ही लेंगे। और जब आप राइट करके हमें भेजेंगे तो हम इसमें फिर से नए डायमेंशन, नई टेक्निक और नए कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनका उल्लेख कर देंगे, ठीक है। आप इसमें कई सारे और चीज़ें बता सकते हैं इंडिया को लेकर, आप इसमें एनएसजी की मेंबरशिप को बता सकते हैं, आप इसमें लिमोवा एग्रीमेंट को बता सकते हैं, आप इसमें सिस्मोवा को बता सकते हैं, आप इसमें जिमोवा को बता सकते हैं। ये सारे यूएसए के हैं एग्रीमेंट, ठीक है, जो तकनीकी के उन्नतीकरण को दर्शाते हैं। तकनीकी के उन्नतीकरण में नए नए वेपन्स को आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इस समय जो बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं वो उभर कर आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से साइबर वारफेयर बनता जा रहा है, किस तरीके से स्पेस में भी वारफेयर शुरू हो गया है जो कि नई तकनीकी का परिणाम है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को भी उल्लेख कर सकते हैं। देखो ये आपके करंट पे डिपेंड करता है कि आप करंट के बारे में कितना सोचते हैं। और वैसे भी अब ये वाला ऐसे तो आने वाला है नहीं, लेकिन थिंकिंग तो पता हो ना कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त हम थिंक कैसे करते हैं, उस थिंक में कैसे हम इंडिया के पोर्शन को बताते हैं और कैसे वर्ल्ड के पोर्शन को बताते हैं, तो हमारा ऐसे अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेस्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी पूरी बात समझ के और ये भी समझ के कि इसको कैसे लिखना चाहिए। तो उम्मीद हमें ये भी है कि आप सभी इस ऐसे को 2 से 3 बार सुनेंगे, 2 से 3 बार सुनने के बाद इसके पॉइंट को मेंशन करेंगे, और पॉइंट को मेंशन करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या कहें कि टेलीग्राम चैनल पर सेंड करेंगे। और जब टेलीग्राम चैनल पर आप भेज देंगे तो हम इसे आप ही के द्वारा भेजे गए ऐसे को फिर से चेक करेंगे और बताएंगे कि आपको इसे कैसे लिखना चाहिए था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे एक नए टॉपिक के साथ। ये हमारे सारे टॉपिक अब देखिए कवर हो गए। अब हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए हमेशा नए नए टॉपिक, यानी कि जितने भी नए टॉपिक हैं उनको कवर कराएंगे। जैसे अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो शरणार्थी को लेकर होगा। अब शरणार्थी का जब टॉपिक कवर करा देंगे तो आपका पूरा का पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो डेमोक्रेसी को होगा। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो डिजिटल इंडिया को लेकर होगा या डिजिटल वर्ल्ड को लेकर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम टॉपिक आपको कवर करा देंगे और ये टॉपिक एक तरीके से मास्टर की होंगे कि अगर डेमोक्रेसी पे एक लाइन भी आई है तो आपको वहाँ से कई सारी लाइन को निकाल कर अपने उस ऐसे में पूरी तरह से कंप्लीट कर देना है,
ठीक है। डिजिटल इंडिया से या डिजिटल वर्ल्ड से वहाँ से कुछ लाइनें लेकर अपने उस एसे को पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी पूरी बात समझ गए। उम्मीद ये भी है कि आपको कैसे करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट संडे एक नए एसे शरणार्थी समस्या को लेकर। तब तक आप इसे लिखकर भेजिए। तो वही है, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।